के लिए ईरान से बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर अभी तेहरान में हैं और वहाँ पे जो बातचीत चल रही है वो एक अलग लेवल पे, ऐसे टाइम पे जब पाकिस्तान अमेरिका के लिए जद्दोजहद कर रहा है, अब कि पीस आ जाए, कैसे भी उनकी युद्ध खत्म हो जाए। अमेरिका ने पाकिस्तान को फेवर नहीं किया। अमेरिका ने पाकिस्तान का एक प्रपोजल यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में गिरवा दिया। पीएलए पे सैंक्शंस लगाने की बात थी, मजीद ब्रिगेड पे सैंक्शंस लगाने की बात थी, अमेरिका ने उसको ब्लॉक कर दिया। अमेरिका ने उसको वीटो लगा दिया। इनफैक्ट रशिया ने भी ब्रिटेन ने भी लगाया, फ्रांस ने भी लगाया, लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले लगाया। मतलब ये वन साइडेड रिलेशन। आप अमेरिका के लिए करेंगे, अमेरिका आपके लिए कुछ नहीं करेगा, सीधे सीधे ये कहानी। और पाकिस्तान की इकोनॉमी एकदम डूबती जा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ये कई बड़े एक्सपर्ट्स कह रहे हैं और कोट कर रहे हैं हेनरी किसिंजर को, जिन्होंने ये बोला था कि इफ यू आर फ्रेंड ऑफ अमेरिका then it is dangerous. If you're an enemy of America, then it is dangerous. But if you're a friend of America, it is fatal. पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स की ओर जा रही है। हम उसी पे बात करेंगे। गल्फ ऑफ हार्मोज का स्ट्रेट्स ऑफ हार्मोज का जो शॉक है बहुत तगड़ा लगा है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कर्नल संजीव मलिक सर। सर बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर जो हैं एक लंबे अरसे तक इंडियन आर्मी में काम करते रहे और अब भी भारत माता की सेवा में है। सर ये जो गेम चल रहा है, पाकिस्तान की इकोनॉमी कोलैप्स की ओर जा रही है, ये गेम क्या है? मतलब पाकिस्तान, अमेरिका क्या पाकिस्तान को बिल्कुल भी सपोर्ट करने के मूड में नहीं है? रोहित जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म एंड भारत माता की जय, वंदे मातरम से शुरू करते हैं, क्योंकि ये वर्ड्स हमको बहुत एनकरेज करते हैं और हमारे अंदर एक उत्साह भी भर देते हैं कि हम अपनी चीजों को आगे बढ़ के बड़े उत्साह के साथ डील करें। और अनलाइक पाकिस्तान, हम अपने ऊपर पूरे डिपेंड होकर अपनी पूरी अर्थव्यवस्था को संभालें, उसके बारे में बात करें और उसके खिलाफ, उसके जो भी हमारे खिलाफ ऐसे चीज चल रही है उनके खिलाफ एक्शन लेकर अपने देश को मजबूत करें। अभी आते हैं आज के टॉपिक पे। आज का टॉपिक है कि देखिए अमेरिका ने, ये बात इसमें कोई दो राय नहीं है, अमेरिका ने पाकिस्तान के अलावा जिसके देश के साथ भी सहारा दिया है, उनको ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि ज्यादातर देशों के साथ वन साइडेड सहारा दिया है और कंडीशनल सहारा दिया है। और इसके साथ साथ जब उनका मोटिव पूरा हो जाता है, हम पाकिस्तान को ले लेते हैं। पाकिस्तान को जब उन्होंने सहारा दिया है 1950s के बाद से ले लीजिए, स्पेशली उनका जो सपोर्ट पाकिस्तान को 71 के बाद ज्यादा एविडेंट हो गया, क्योंकि 79 से लेके जो सोवियत फोर्सेज आई थी तो अमेरिका के लिए एक मजबूरी बन गया पाकिस्तान को सहारा देना। और उन्होंने काफी पैसा पंप इन किया, काफी हथियार पंप इन किए, और वो नहीं चाहते थे कि यहां पर अफगानिस्तान के अंदर सोवियत की फौजी वहां पर रहे, और पाकिस्तान के अड्डों का, पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने पूरे इस्तेमाल किया। और यही सब करते करते जब उनका एक तरह से उनका मतलब पूरा हो गया, उनका स्वार्थ पूरा हो गया, स्ट्रेटेजिक स्वार्थ जिसकी बात मैं कर रहा हूं, तो उन्होंने पाकिस्तान को से डंप कर। यही बात हुई जब पाकिस्तान 90s के दशक में चलता रहा। 90s के दशक में एक कूल पीरियड रहा, यानी आप इसकी तुलना अगर हम कोल्ड वॉर पीरियड से करें तो पाकिस्तान के लिए ये 90s का जो पीरियड रहा, ये कंपैरेटिवली एक ठंडा रिलेशन में रहा। लेकिन हुआ क्या, 2001 में जैसे ही जो टेररिस्ट अटैक हुए अमेरिका के अंदर और WTC पर इतना भयावह हमला हुआ, हजारों लोगों की जान चली गई, उसके बाद से जब वॉर ऑन टेरर डिक्लेयर किया अमेरिका ने, उसके बाद से पाकिस्तान फिर एक टूल बन गया। और पाकिस्तान जब टूल बना तो पाकिस्तान को पैसे की मदद भी दी गई, पाकिस्तान को हथियारों की मदद भी दी गई, और पाकिस्तान का पूरा फायदा उठाया गया स्ट्रेटेजिक लेवल पर। और तालिबान के खिलाफ जो उन्होंने युद्ध लड़ा, उसमें तालिबान के खिलाफ युद्ध में पाकिस्तान का भी बढ़ चढ़कर योगदान रहा, भले ही इनडायरेक्टली रहा हो, पूरा अमेरिका को उसको सपोर्ट रहा। लेकिन जैसे ही तालिबान का पीरियड खत्म हुआ 2001 से लेकर 10 तक, जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन्होंने पंप इन किए, और वो पाकिस्तान ने अपने फायदे के लिए ना यूज करके, एक्चुअली उसका बहुत सारा फंड भारत के खिलाफ डाइवर्ट होता रहा अपने ऑपरेशंस को, यानी अपनी टेररिस्ट एक्टिविटी को स्ट्रेंथन करने में। तो पाकिस्तान उस टाइम, तो पाकिस्तान को लगा उसकी तो बल्ले बल्ले हो रही है, पाकिस्तान बहुत अच्छी विनिंग पोजीशन में आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि अमेरिका के हाथों जिसने खेला है वो हमेशा नुकसान में गया है। तो पाकिस्तान की स्थिति ऐसी है कि अपनी अंदर की मजबूती ना लेकर वो हमेशा एक डिपेंडेंट कंट्री रहा है, और डिपेंडेंस ही एक उसकी आज की जो हालत है उसके लिए जिम्मेदार है। हॉर्मुज की बात आगे करेंगे, लेकिन मैं यहां तक ये कहता हूं कि डिपेंडेंट कंट्री कभी भी एक खुद मुख्तार कंट्री नहीं बन सकता।
क्योंकि जो कंट्री इकोनॉमिकली अपने पैरों पर नहीं खड़े हो सकते, वो कंट्री कभी भी अपनी स्ट्रेटेजिक लेवल पे, एक जियो पॉलिटिकल लेवल पे अपनी ज्यादा से नहीं रख सकते। जी रोहित जी। राइट, लेकिन इकोनॉमी जो टूटती दिख रही है, इंडिपेंडेंट नहीं है, माना, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम्स हैं, माना, ये पाकिस्तान ने खुद मांगा, किसी ने उसको फोर्स नहीं किया था, पाकिस्तान को खुद लगा फ्री का पैसा आ रहा है, जिहाद के नाम पे हम उससे चला लेंगे, बढ़िया चलेगा, अपनी ऐश है, और 2 नंबर का पैसा आता है बहुत सारा, तो उसमें से हमारे फार्म हाउसेस खरीद लेंगे, फाइन। लेकिन पब्लिक पब्लिक का क्या होगा? पब्लिक तो बर्बाद होती दिख रही है इस टूटी हुई इकोनॉमी में। रोहित जी, पाकिस्तान ने, मुझे नहीं लगता, इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया, क्योंकि देखिए, पब्लिक का कंसर्न उस देश में होता है जो देश के दो रीजन होते हैं। या तो वो देश बहुत तरक्की करना चाहता हो और उसके अंदर ये एक भूख हो आगे बढ़ने की, और पूरी दुनिया में जियो पॉलिटिकल पे अपनी ये पोजीशन बनाने की, एक बात। और दूसरी बात यह है कि वहां के अंदर जो रिजीम होता है वो डेमोक्रेटिक, क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट को अल्टीमेटली अपने लोगों के बीच जाना होता है, एक हिसाब देना होता है, और अपने किए गए जो डेवलपमेंट के कार्य है या एक्शंस हैं, पॉलिटिक्स डिसीजन है, उनके बेसिस पे जनता उनको एक तरह से तौलती है, और फिर उससे प्रभावित होकर जनता उनको या तो फिर वोट करती है या एंटी वोट करती है। पाकिस्तान में दोनों ही चीजें दिखाई देती। पहली चीज तो कहीं देखिए, वहां पर डेमोक्रेसी फास्ट डेमोक्रेसी रही है। 70s में दशक देखिए, जब वहां डेमोक्रेसी देखिए, भुट्टो साहब को फांसी पर चढ़ा दिया गया। उसके बाद से, चलो मैं ज्यादा ना कहूं, मैं इसको कहानी को छोटी करके ये कह सकता हूं कि 2000 के बाद आइए, जब से वॉर ऑन टेरर चला और पाकिस्तान के अंदर वहां के जो आर्मी चीफ थे उस टाइम पे, परवेज मुशर्रफ, वो आए। पहले वो सीईओ बने, सीईओ से अपने आप को राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने प्रोन्नत खुद ही कर लिया। और हालांकि उनके लिए भी एक कैपिटल पनिशमेंट अनाउंस कर दी गई पाकिस्तान के रिजीम के द्वारा। तो ये दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर एक एस्टेब्लिशमेंट सिस्टम के प्रति कोई रिगार्ड नहीं है। वहां पर जिसकी ताकत यानी जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत थे, वो लोग चले हैं। यही देखिए कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी लोग बीच बीच में आए हैं, तख्ता पलट हुए हैं। 58 में देख लीजिए, जो वहां के याया खान थे, उन्होंने जो वहां पे सत्ता पलट की। सत्ता पलट के बाद एक तरह से एक वक्त ऐसा आया जहां पे पॉलिटिकल ब्लैकआउट का टाइम भी कहा जाता है, और वो ये कहा जाता है कि उन्होंने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को एक तरह से बैन कर दिया। ये वो वक्त था तो जब वो अपनी ग्राउंड को सॉलिड कर रहे थे, और इसी बात को सिद्ध बार बार किया वहां के जनरल्स ने। दूसरा उनका जो इंपॉर्टेंट फेज आया वो आया जिया उलग के टाइम, जहां पर उनके अलावा कुछ भी किसी भी एस्टेब्लिशमेंट के लिए कोई एक तरह से सम्मान नहीं था। तो बात आती है कि जब आप एस्टेब्लिशमेंट के प्रति नहीं, डेमोक्रेसी नहीं है, तो लोगों के प्रति कंसर्न कहां है? क्योंकि वहां पे आप आर्मी की फोर्स के दम पर वहां पर शासन चलाते रहे हो, और आर्मी ने वहां के लोगों को ब्लफ ये किया कि गवर्नमेंट कुछ नहीं करती है। जो छोटे टाइम के लिए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है वो दैट इज इनकॉम्पिटेंट, और इनकॉम्पिटेंट होने के साथ लोगों को एक तरह से ब्लफ करने में आसानी रहती है। ये आसानी क्यों रहती है रोहित जी? इससे कनेक्टेड पॉइंट है। देखिए, जब आप पढ़े लिखे हो, आपके अंदर शिक्षा है, आप एनालाइज कर सकते हो, आप चीजों को तोल सकते हो, तो आप सही और गलत का फायदा कर सकते हो। पाकिस्तान के अंदर क्या है कि पाकिस्तान के अंदर जो वहां की आवाम है, उनकी जो बुनियादी शिक्षा है वो मदरसों से शुरू होती है ज्यादातर। और मदरसे से शिक्षा होने के लिए, उनके लिए जब एक बच्चा 5 साल से आके 20 साल तक मदरसे के अंदर शिक्षा के प्रभाव में रहता है, और वो इतना मजहबी रहता है, उसको एक डायरेक्शनल फीड दी जाती है। उनको उसके अलावा कुछ, उनको ये बता दिया जाता है कि पूरी वर्ल्ड आपके लिए बेकार है, ये जो जिंदगी है ये भी आपके लिए बेकार है, आपकी जिंदगी कहीं और है। तो जब ऐसी शिक्षा आएगी तो उस अवाम के अंदर एक एनालिटिकल पावर खत्म हो जाती है। ना ही वहां पे एल्गो लगते, वहां ना वहीं लॉजिक काम करता, ये यूनिडायरेक्शनल वहां का काम करता, और ये वहां की मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सूट किया। तो इन दोनों अगर हम कारणों को एक साथ कर दे, क्लब कर दे, तो ये लगता है कि वहां के लिए ना ही वहां की आवाम का कोई फिक्र रहे, और ना ही वहां की इंस्टीट्यूशन के लिए कोई कभी उन्होंने परवाह की। जी, क्या पाकिस्तान जो कंगाल होगा तो अमेरिका बचाने नहीं आएगा, चाइना बचाने नहीं आएगा? पाकिस्तान की इकोनॉमी की सच में सिचुएशन बहुत खराब है, मतलब मैं बयान नहीं कर सकता। बचाया हुआ है इज्जत को कहीं से पैसा ले लू के, वरना इस समय तो उनके पास तेल खरीदने के भी पैसे नहीं। ये सूरत हाल, क्या कोई बचाने आएगा? अमेरिका, चाइना, इतने सारे दोस्त बताते हैं, तुर्की। रोहित जी, अमेरिका का मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा सपोर्ट आएगा, अनलेस जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चेंज होता है और अमेरिका को काउंटर बैलेंस उसमें दिखाई देता है। लेकिन मुझे लगता है कि चाइना की इंटरेस्ट उसके अंदर है।
देखिए, चाइना एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, और भले ही ये आज लैंड पे उतना जोर नहीं दे रहा हो, लेकिन ये अपनी फाइनेंशियल एक्सपेंशन पे हमेशा लगा रहता है। एग्जाम्पल देता हूं मोटा सा, कि इन्होंने जो श्रीलंका में जो कंट्रीब्यूट नहीं कहेंगे, उसको लोन दिया, और लोन देके वहां पे जो भी डेवलपमेंट कार्य किए, अल्टीमेटली क्या हुआ, सारी चीजों बात चलती रही, और सिक्वेंशियली हम जब आगे बढ़ते रहे तो हमें ये मिला कि जी उन्होंने हम्बन टोटा को 99 ईयर्स के पट्टे पे दे दिया गया। तो 99 ईयर्स इज ए हेल ऑफ ए टाइम एंड दैट्स अ सेंचुरी। तो मुझे यही दिखता है कि चाइना एक श्रूड कंट्री है, तेज कंट्री है, अपनी चीजों को थोड़ा जल्दी पहचानता है, और वहां पे चूंकि विरोध नहीं होता है तो वो अपने को माई वे हाईवे की पॉलिसी के तहत पुश कर जाता है। ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं आपसे, ये इसलिए कह रहा हूं कि सीपैक का जो उन्होंने ये कंसेप्ट लिया था, ये उन्होंने बहुत पहले सोच लिया था। भले ही हम कहते हैं BLT यानी बेल्ट एंड रोड उनका इनिशिएटिव है, उससे पहले भी ये सोच बैठे थे कि अगर मलाका स्टेट के तहत कभी कोई उनको डिफिकल्टी आती है तो उनका एनर्जी का जो ऑल्टरनेट रूट है वो कहां से होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात कि चाइना चाहता है, चूंकि आपको इकोनॉमिक पावर बनना है तो अपने जो प्रोडक्ट्स भेजने हैं, तो बिसाइड्स उनका मानना ये था कि सी रूट के अलावा भी हमारे पास ऑल्टरनेट होना चाहिए। उधर भी ये सीपैक आपको सूट किया। तीसरी चीज, इंडिया को कंटेन करने के लिए बिसाइड्स द सी, बिसाइड इंडियन ओशन, तो ये पूरी की पूरी एक लाइन जो सीपैक के नीचे ग्वादर तक आती है, आज भी उनके चाइनीज यहां पे फोर्सेस जगह जगह पे अपने पॉकेट्स में ऑलरेडी डिप्लॉयड। यहां पर उन्होंने सोचा कि इंडिया को एनसेल करने का इससे अच्छा मौका क्या होगा। और फिर आती है बात पाकिस्तान की। इसमें पाकिस्तान एक देखा जाए, अगर स्लैंग में हम बोल दें, एक बिकता हुआ कंट्री, उसका एक मूल्य होता है, उसका एक हम कहेंगे उसका रेट लगता है। तो आज आप इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि हमें पता चला 10-15 साल के बाद कि ग्वादर पोर्ट भी उन्होंने हथिया लिया है 99 ईयर्स के लिए, और समथिंग लाइक दैट। तो ये चाइना की नीति है। चाइना इसलिए आएगा कि पाकिस्तान को हथियार बेचता है, और उसके यहां जो भी ऐसे एमिनेशन है जो वर्षों से पड़े हैं, एक्सपायरी डेट के आसपास है, उनको निकालने का अच्छा मार्केट है, क्योंकि पाकिस्तान भी उसको सस्ते में खरीदने में विश्वास रखता है। और दूसरी बात यह कि मोर ओवर कि काउंटर बैलेंस इंडिया का देखने में वो पाकिस्तान को यूज कर रहा है, आज भी कर रहा है। ऑफ सिंदूर में हमने देखा है कि उसने पाकिस्तान को हर तरह की मदद की, यानी एयर डिफेंस से लेके, रडार सिस्टम से लेके, और इवन PL-15 और इसके इक्विवेलेंट मिसाइल है उनसे। हालांकि ये हमने पूरे वर्ल्ड को दिखा दिया कि हमारे जो हथियार है या हमारे जो वेपनरी है जो इंडिजिनियस है, उसका रोल वो कितने भारी पड़ सकते हैं एक तरह से उधार के हथियारों पर। जी रोहित। राइट, तेल महंगा हुआ और दूसरी चीजें महंगी हुई, पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स कम हुए, पाकिस्तान के लोग जो बाहर काम कर रहे थे वो निकाले गए। एडवर्स एक इम्पैक्ट है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, लेकिन क्या ये इकोनॉमी सस्टेन कर पाएगी, बड़ा क्वेश्चन। इसी में बात कर रहे थे कर्नल संजीव मलिक। हम इनसे उम्मीद करते हैं कि एक और डिस्कशन जल्दी ही करेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जी, थैंक यू वेरी मच।